हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको नई सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग जो उद्योग किए हैं उनके अंदर जो सूक्ष्म जीव हैं, जो छोटे जीव हैं, उनका उपयोग किया जाता है। तो जब अधिक मात्रा में बड़े स्तर पर जब एल्कोहल, शराब, वो एसिटिक एसिड का उत्पादन किया जाता है, उत्पादन इन्हें तैयार किया जाता है। तो जब इन्हें तैयार किया जाता है तो इसके अंदर जो उत्पादन के अंदर जो सूक्ष्म जीवों को काम में लिया जाता है, तो उन सूक्ष्म जीवों को हम वाणिज्य के अंतर्गत रखते हैं। वाणिज्य उद्योगों के अंदर भी सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो गेहूं, चावल एवं फलों के द्वारा जो रस है, जो इनके अंदर जो रस पाया जाता है, उपस्थित होता है, जिसे हम प्राकृतिक शर्करा, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक शर्करा का मतलब होता है चीनी। प्राकृतिक जो शर्करा होती है हमें कहां से, क्योंकि जो गेहूं, चावल और फल ये कहां से हमें प्राप्त हो रहे हैं, प्रकृति द्वारा प्राप्त हो रहे हैं। प्रकृति द्वारा इनके जो रस हैं, इनमें जो शर्करा पाई जाती है, चीनी जो पाई जाती है, उससे इष्ट से क्रिया करवाई जाती है। इष्ट के द्वारा इनमें क्रिया करवाई जाती है, चीनी और इष्ट की क्रिया करवाई जाती है। जो इष्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो ये जो सूक्ष्म जीव हैं, ये सूक्ष्म जीव शर्करा से क्रिया करते हैं और शर्करा से क्रिया करने के पश्चात यह एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन करते हैं, या इनके द्वारा क्या किया जाता है, एल्कोहल और शराब बनाई जाती है, जो कि व्यापार के अंदर इनका काम में लिया जाता है। जिसी के कारण इनको किसमें रखा गया है, वाणिज्य के अंतर्गत रखते हैं। तथा जो चीनी है, जो शर्करा है, जब शर्करा से एल्कोहल का निर्माण होता है, चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित किया जाता है, तो जो ये परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, इसे हम क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। क्या कहते हैं, किण्वन कहते हैं। जो किण्वन है, चीनी को एल्कोहल में जो परिवर्तित करने की जो प्रक्रिया है, इसे हम किण्वन कहते हैं। और जो किण्वन की जो प्रक्रिया है, जो कि लुई पास्चर ने सन 1857 में इस प्रक्रिया की खोज की है। इस द्वारा जो सूक्ष्म जीव है, ये वाणिज्य के क्षेत्र में बहुत ही उपयोगी है। उद्योगों के अंदर जो देश की जो आर्थिक स्थिति है, इसमें विकास के लिए सूक्ष्म जीव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग, जो सूक्ष्म जीव हैं, ये औषधि के रूप में किस प्रकार से उपयोग में लिए जाते है। कि जब हम देखते हैं कि हम कुछ जीव हैं, या जैसे हम मान ले हम हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं, और बीमार होने पर हम डॉक्टर के पास अस्पताल जाते हैं। तो वहां पर जब हम अस्पताल जाते हैं, तो हमारे रोग के निदान के लिए डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगाता है, दवाइयां देता है। तो जो दवाइयां जो बनाई जाती है, जितने भी प्रकार की प्रतिजैविक जो दवाइयां बनाई जाती है, वह हमें कहां से प्राप्त होती है, सूक्ष्म जीवों द्वारा। सूक्ष्म जीवों द्वारा उनका निर्माण होता है, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा इनका निर्माण होता है, जो कि जीवाणु और कवक इसके लिए मुख्य भूमिका निभाते हैं। तथा सन 1929 में अलेक्जेंडर ने जीवाणु रोगों से बचाव के लिए, जीवाणु जो सूक्ष्म जीव हैं, हमने देखा कि इनके वर्गों को 4 भागों में विभाजित किया गया था। इनको जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। जो जीवाणु हैं, जो जीवाणु वर्ग में जो सूक्ष्म जीव आते हैं, तो इनके द्वारा जो रोग होता है, तो उनके बचाव के लिए फफूंद से, जैसे हम किसी रोटी को लंबे समय तक रख देते हैं, और रखने के पश्चात उस पर क्या हो जाती है, एक प्रतिजैविक का निर्माण होता है। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हो जाते हैं, ताकि वो क्या हो, खराब नहीं हो। तो जो फफूंद से क्या बनाया जाता है, एक प्रतिजैविक तैयार किया गया। किसके द्वारा किया गया, अलेक्जेंडर ने उसकी खोज की। जैसे उसने उसे रखा और उसने पाया कि जो रोटी है, उसके ऊपर एक विशेष प्रकार की फफूंद नुमा संरचना का निर्माण हो गया है, धब्बे नुमा सफेद सफेद सी वहां पर जम चुकी है। तो वो जो रोटी है, वह क्या हो जाती है, वह रोगाणु मुक्त हो जाती है। उन्हें जीवाणु से बचाने की जो क्षमता है, अन्य जीवाणु उसके ऊपर प्रवेश ना करें, इसकी क्षमता वहां पर उत्पन्न हो जाती है। तो इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, पेनिसिलिन नामक वैक्सीन का निर्माण किया गया। किसने किया, अलेक्जेंडर ने पेनिसिलिन नामक वैक्सीन का उन्होंने निर्माण किया। तथा
जो जीवाणु है और कवक है द्वारा प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन किया गया। मतलब प्रतिजैविक मतलब जैविक जो रोगाणु है, जो रोगों से लड़ने के जो सूक्ष्म जीव हैं, ये मानव के शरीर में चले जाते हैं और इनसे लड़ने के लिए जीवाणु एवं कवक, मतलब जो जीवाणु है और जो कवक हैं, जो कि हमने सूक्ष्म जीवों को 4 भागों में विभाजित किया था, उस आधार पर देखते हैं हम जीवाणु और कवक, जिनके द्वारा प्रतिजैविक मतलब रोगों से लड़ने के लिए जो औषधि बनाई गई है, जिसे हम ग्रहण करने के पश्चात हमारे शरीर में जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है, उस प्रकार की औषधियों का निर्माण या उत्पादन उनके द्वारा किया गया। वर्तमान समय में जीवाणु एवं कवक द्वारा स्ट्रेप्टोमाइसिस, टेट्रासाइक्लिन और एंथ्रोमाइसिन जो वैक्सीन है, इनका निर्माण किया गया। तथा जो पशुओं के अंदर भी सूक्ष्म जीव प्रतिजैविक का कार्य करते हैं। तो जो पशु हैं और जो कुकुर है, जैसे मुर्गा हम कहते हैं, तो उनके अंदर पशुओं के आहार के अंदर, मतलब जिसे हम चारा दाना उन्हें देते हैं, तो उनके अंदर प्रतिजैविक मतलब सूक्ष्म जीवों से बने प्रतिजैविक जो रोगों से लड़ने के लिए जो क्षमता उत्पन्न करते हैं, उन्हें उसमें मिला दिया जाता है, जिनसे उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह बढ़ जाती है। तथा जो पौधों के अंदर जो विशेष प्रकार के जो रोग होते हैं, अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे पत्ते हैं उनमें धब्बे लग जाते हैं, पौधों में कीड़े लग जाते हैं। तो जो कीड़ों से जब निदान के लिए सूक्ष्म जीवों द्वारा एक विशेष प्रकार के प्रतिजैविक का निर्माण किया जाता है, तो उन प्रतिजैविकों के द्वारा जो पौधों के अंदर जो जितने भी प्रकार के जो रोग होते हैं, तो उनके द्वारा उन्हें नियंत्रित कर दिया जाता है। इस प्रकार जो सूक्ष्म जीव है वह औषधि के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उसके बाद तथा मिट्टी की उर्वरकता में वृद्धि। अब देखेंगे कि जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता में वृद्धि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अधिक मात्रा में, ज्यादा मात्रा में लगातार वहां पर हम फसल उत्पादन करते हैं, और फसल उत्पादन करने के साथ साथ वहां पर जब हम अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, तो वहां पर धीरे धीरे जो मृदा है वहां की, उसकी जो उर्वरक क्षमता है, जो उपजाऊ क्षमता है, उसमें कमी आ जाती है, और उस कमी आ जाने के कारण वहां पर फसल का उत्पादन नहीं हो पाता है। तो इसलिए मृदा के अंदर सूक्ष्म जीवों द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस ग्रहण की जाती है और उसे मृदा में छोड़ दिया जाता है। जब मृदा में छोड़ते हैं, तो मृदा में छोड़ने के पश्चात वह नाइट्रोजन मृदा के कणों में मिल जाती है। मतलब जो हमारा खेत है उसकी जो मिट्टी है उसके अंदर वह मिल जाती है, और मिलने के पश्चात वहां की जो मृदा है, जो मिट्टी है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है उसमें वृद्धि होती है। तथा वायुमंडल से नाइट्रोजन का सूक्ष्म जीवों द्वारा मृदा में छोड़ना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। उसके बाद में देखेंगे कि पर्यावरण का शुद्धिकरण, जो पर्यावरण है इसको सूक्ष्म जीवों द्वारा किस प्रकार से शुद्ध किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास में अनेक प्रकार के कूड़ा कचरा हम डाल देते हैं। क्या करते हैं? कूड़ा कचरा हम वहां पर डाल देते हैं, तो उस कूड़े कचरे को वापस क्या करना दिया जाए? पुनः उपयोग में ले लिया जाए। इस प्रकार से सूक्ष्म जीव अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि जो पर्यावरण है उसके अंदर यदि हम दूषित पदार्थ ज्यादा मात्रा में डालते हैं, तो वहां का जो पर्यावरण है वह प्रदूषित हो जाता है। लेकिन जो ये सूक्ष्म जीव हैं, ये उस पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव है ये किस प्रकार से पर्यावरण का शुद्धिकरण करते हैं। कि हम देखते हैं कि हमारे आसपास के, हमारे घरों से जो कूड़ा कचरा जो बाहर की ओर हम निकालते हैं, इसे क्या करते हैं? अपन एक जगह पर एकत्रित कर लेते हैं, एक स्थान पर एकत्रित कर लेते हैं। अब जब इसे हम लंबे समय तक एकत्रित एक स्थान पर करते हैं, तो इसके अंदर क्या हो जाते हैं? सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, और ये सूक्ष्म जीव इस कूड़े कचरे को क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं। और अपघटित करने के पश्चात जब ये पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है, तो यह पादपों के लिए काम में ले लिया जाता है। मतलब क्या करते हैं? इसे पादप ग्रहण कर लेते हैं भोजन के रूप में। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उन्हें अपघटित करने के पश्चात ये क्या होता है? छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। अब इन छोटे छोटे कणों में जैसे ये कूड़ा कचरा अपघटित हो जाता है, तो अपघटित होने के पश्चात क्या होता है? इसे मृदा में डाल दिया जाता है, और मृदा में डालने के पश्चात ये पादपों द्वारा वापस पुनः काम में ले लिए
जाते हैं। तो इस प्रकार जो सूक्ष्म जीव हैं ये पर्यावरण को क्या करते हैं, शुद्धिकरण करने में भी अपनी भूमिका निभाते हैं। टीका या वैक्सीन, जो हमारे शरीर है उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव जिनके अंदर कौन, शत्रु, जो सभी सजीवों के लिए हानिकारक होते हैं, वह जीव हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनके प्रवेश करने के कारण हम रोगी हो जाते हैं। तो इनसे हम किस प्रकार से बचें, तो इनके लिए क्या किए जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो हमारे मित्र हैं, कौन, जो मित्र हैं सूक्ष्म जीव, जिन्हें टीके के माध्यम से मतलब वैक्सीन के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाया जाता है। कहाँ करवाया जाता है, शरीर के अंदर उन्हें प्रवेश करवाया जाता है और शरीर में प्रवेश करवाने के पश्चात वह हमारे शरीर में प्रतिरक्षी का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, प्रतिरक्षी का कार्य करते हैं। और प्रतिरक्षी का कार्य करने पर वह हमारे शरीर में जो रोग उत्पन्न हुए हैं उन्हें नष्ट कर देते हैं, जैसे हैजा, चेचक, हेपेटाइटिस जैसे रोग हैं। इन रोगों को वह टीके के माध्यम से हमारे शरीर से सुरक्षित रखा जाता है तथा जो टीका है यह माता पिता की देखरेख में चिकित्सालय में जाकर चिकित्सक के दिशा निर्देशों के अनुसार लगाया जाता है। इसके अंदर जो चेचक जो रोग है इसका टीका जेनर द्वारा खोजा गया, जिसकी खोज 1798 में की गई थी। जो कि चेचक जो रोग है यह विश्व के अंदर बहुत ही बड़ा संकट इसके द्वारा आया था। तो इस टीके का मतलब जो ये रोग है, तो इसका जो टीके का जो वैक्सीन जो खोजी, जो दवा जिसने खोजी वो जेनर थे। जेनर ने 1798 में पूरे विश्व के लिए चेचक रोग से मुक्ति पाने के लिए इन्होंने दवा खोजी। अब देखते हैं कि जो टीका है वो किस प्रकार से लगाया जाता है तथा किस किस अवस्थाओं में इस टीके को लगाया जाता है। तो टीका मनुष्य एवं जंतुओं में जो हमारे जो शत्रु हैं, जो सूक्ष्म जीव जो हमारे शत्रु हैं, उनसे बचाव के लिए मित्र है हमारे सूक्ष्म जीव, उनको टीके के माध्यम से मनुष्य एवं जंतुओं के शरीर में प्रवेश करवाया जाता है। जो मनुष्य है उसके अंदर हम देखते हैं कि जब हम छोटे होते हैं, जिस मतलब लमसम 5 वर्ष की आयु में, 5 वर्ष की आयु से कम में देखते हैं, 5 वर्ष से कम की आयु में हम देखते हैं कि तो उस समय हमें पोलियो का टीका लगाया जाता है। क्या किया जाता है, पोलियो की दवा पिलाई जाती है, पोलियो की दवा हमें पिलाई जाती है। तो जो पोलियो की जो दवाएं पिलाई जाती है वह अंदर हमें पोलियो रोग से बचाव के लिए वह दवा दी जाती है, जिसे क्या है, टीका या वैक्सीन के रूप में उसे लिया जाता है। तथा अब हम आगे देखते हैं कि जो सूक्ष्म जीव हैं वह हमारे शत्रु कैसे हैं। जो सूक्ष्म जीव जो शत्रु हैं वह उसके बाद पहले हम क्या कर लेते हैं, जंतुओं के बारे में जान लेते हैं कि जो जंतु है उनमें टीका किस प्रकार से लगाया जाता है। तो जंतु होते हैं, इनके अंदर हम देखते हैं कि एक निश्चित समय अंतराल के अंदर जैसे खुरपका या मुंह पका जैसे रोग हो जाते हैं, तो उन रोग के अंदर क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो शत्रु हैं, जिसे हम कहते हैं ना कीड़े लग गए, पैरों में कीड़े लग गए, मुंह के अंदर जैसे मान लेते हैं जैसे पूरा मुंह कैसा हो जाता है, खुरदरा सा हो जाता है। तो क्या है, खुरपका और मुंह पका जो रोग है उसके निदान के लिए भी प्रतिरक्षी है वह टीके के द्वारा उत्पन्न की जाती है और उस रोग से उसे मुक्त करवाया जाता है। जहां तक हो संभव हो सके वहां तक ये जो टीका है यह रोग होने से पूर्व ही, मतलब जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है तो ये जो रोग होते हैं, जो टीका होता है ये रोग होने से पहले ही लगाया जाता है ताकि वह रोग उन जीवों के अंदर, उन सजीवों के अंदर प्रवेश ना करे। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो सूक्ष्म जीव है वह शत्रु कैसे हैं। जो सूक्ष्म जीव है वह मनुष्य, जंतु एवं पादपों मतलब पौधों, तीनों में शत्रु के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। जैसे मनुष्य है तो मानव
मनुष्य को क्या ले सकते हैं, मानव। जो मानव है उसके अंदर किस प्रकार से जो सूक्ष्म जीव है ये शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं। तो इस मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव, जो मनुष्य है, जो मानव है, उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है वह किस प्रकार से रोग उत्पन्न करते हैं। तो जो मनुष्य है, जो मानव है, उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है वह श्वास द्वार, पेयजल एवं भोज्य पदार्थ द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वास के दौरान जब हम गैस को अंदर की ओर खींचते हैं श्वास नलिका द्वारा, तो वह सूक्ष्म जीव वायु के द्वारा श्वास मार्ग से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। तथा पेयजल, जो हम जल ग्रहण करते हैं, पीने योग्य जो काम में लेते हैं, तथा जो भोज्य पदार्थ है, जैसे हम रोटी, दाल, चावल जो हम ग्रहण करते हैं, तो उनके द्वारा ये जो सूक्ष्म जीव है, जो रोग उत्पन्न करने वाले हैं, जो हमारे शत्रु हैं, ये हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तथा जो ये सूक्ष्म जीव हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव किसी रोगी व्यक्ति के शरीर से दूसरे व्यक्ति के शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। किसी प्रकार से मान लेते हैं कि कोई मनुष्य है और उसे क्या है, काशी जुकाम है, मतलब वह रोगग्रस्त है। अब वो जब रोगग्रस्त है तो जब वो छींकता है, तो छींकने पर जब वो बाहर की ओर वायु को मुंह से बाहर की ओर निकालता है, तो उसके साथ में कुछ नमी, जो हमारे मुंह के अंदर जो लार स्रावित होती है, कुछ लार बाहर की ओर निकलती है। तो जो लार बाहर की ओर निकलती है, तो उसके अंदर सूक्ष्म जीव जो हमारे शत्रु हैं, जो रोग कारक हैं, वह हमारे शरीर के अंदर से बाहर की ओर निकलते हैं। और बाहर की ओर निकलने पर जो हमारे संपर्क में जो व्यक्ति होता है उसके अंदर चले जाते हैं, चाहे वह श्वास द्वारा जाए, चाहे वो पेयजल द्वारा जाए। क्योंकि जब वहां पर पेयजल रखा हुआ है या जब वो व्यक्ति वहां पर छींकता है, तो वह छींकने पर वह पेयजल के अंदर वह सूक्ष्म जीव चले जाते हैं। और जाने के पश्चात वह जैसे ही उसे स्वस्थ व्यक्ति उसे ग्रहण करता है, तो ग्रहण करने पर वह व्यक्ति रोगी हो जाता है। तथा श्वास द्वारा भी वह, जैसे अपने सामने कोई व्यक्ति रोगी है और वो वहां पर खड़ा है, जैसे ही वह सांस लेता है, तो जब हम वह छींकता है और हम श्वास लेते हैं, तो छींकने पर जो उसके मुंह से जो सूक्ष्म जीव, जो शत्रु हैं, वह बाहर की ओर निकलते हैं, जो हमारे श्वास मार्ग से अंदर की ओर चले जाते हैं। तथा कुछ जंतु एवं कुछ सूक्ष्म जीव रोग कारक होते हैं, जिन्हें हम रोग वाहक कहते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि हमारे आसपास में कहीं पर पानी इकट्ठा होता है, और पानी इकट्ठा होने पर उसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर। तो जो मक्खी हम देखते हैं, सामान्य रूप से हमारे जो घरेलू मक्खी होती है, हमारे आसपास में होती है, हमारे घरों के अंदर हमें दिखाई देती है। तो जब वो मक्खी हमारे आसपास में जो कीचड़ भरा हुआ है उस कीचड़ पर बैठती है, या हमारे आसपास में गंदगी होती है उस पर बैठती है, तो गंदगी पर बैठने पर जो उसके पैर होते हैं, तो उनके पैरों से वहां से वो गंदगी वहां से उठकर हमारे घरों तक आती है, और हमारे घरों के अंदर जो खाद्य सामग्री रखी होती है वह उन पर आकर बैठ जाती है। अब जैसे ही वह मक्खी उस खाद्य सामग्री के संपर्क में आती है, या वो खाद्य सामग्री उस मक्खी के संपर्क में आती है, तो उसके पैरों पर लगी जो गंदगी है, जिसके अंदर सूक्ष्म जीव उत्पन्न है, जो रोग कारक हैं, मतलब रोग उत्पन्न करने वाले हैं, वह उन्हें वहां पर छोड़ देती है। और वहां पर छोड़ने पर जैसे ही हम उस भोजन को ग्रहण करते हैं, तो हम रोगी हो जाते हैं। इस प्रकार यदि मच्छर, इसी प्रकार जो मच्छर हैं वह क्या होते हैं, गंदगी होती है जहां पर कूड़ा कचरा होता है, वहां पर क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो मच्छर क्या होते हैं, वहां पर पनपते हैं। जैसे ही वो मच्छर हमें काटते हैं,
तो हमें क्या हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, बुखार आ जाती है, जुकाम हो जाती है, हैजा हो जाता है, ऐसे रोग हमें उत्पन्न होते हैं। तो इनके अंदर जो डेंगू और जो मलेरिया होता है, डेंगू और जो मलेरिया 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 जो रोग होता है वह सूक्ष्म जीवों द्वारा ही हमें होता है। इसके अंदर जो मच्छर होते हैं, मच्छर जिसके अंदर मादा जो मच्छर है उसके द्वारा हमें डेंगू और मलेरिया होता है। तो जब ये एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से संपर्क में आते हैं तो यह उनके अंदर उपस्थित जो रोगाणु होते हैं उन्हें शरीर के अंदर छोड़ देते हैं, जिसके कारण व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। मानव में सूक्ष्म जीवों से होने वाले जो रोग हैं, जो सामान्य रोग हैं, जो सूक्ष्म जीवों से अधिकांश हो जाते हैं, तो उसके अंदर पहला जो रोग है वह है क्षय रोग। यह जीवाणु द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु के द्वारा फैलता है तथा यह वायु के माध्यम से, मतलब संचरण का मतलब वायु के माध्यम से यह फैलता है। जब हम श्वास लेते हैं तो श्वसन क्रिया के दौरान जब हम गैस को या वायु को अंदर की ओर ग्रहण करते हैं तो अंदर की ओर ग्रहण करने पर जो जीवाणु होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण ये रोग हमें हो जाता है। तथा इसका जो बचाव है, जो बचाव के तरीके हैं, वो किस प्रकार से बचाव करें, तो पहला जो तरीका है वह है कि जो रोगी व्यक्ति है, जिसे रोग हुआ है, कौन सा, जिसे क्षय रोग हुआ है, उससे हमें क्या करें, नियमित दूरी बनाए रखें। मतलब उससे हम पास में नहीं जाएं। जैसे वो बोलता है, चीखता है, कांसता है, तो उससे क्या हो, हमें दूरी रखनी चाहिए, ताकि जो उसके मुंह से जो जीवाणु निकल रहे हैं, जो सूक्ष्म जीव बाहर की ओर निकले, वह हमारे तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए हमें उससे क्या होनी चाहिए, दूरी बनाए रखनी चाहिए। तथा हमें समय समय पर, मतलब एक निश्चित समय अंतराल के अंतर्गत हमें टीके लगवाने चाहिए, मतलब टीकाकरण भी करवाना चाहिए। मतलब ये क्या है, इसके बचाव के तरीके हैं। उसके बाद में देखेंगे कसरा। ये वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा? वायरस द्वारा। वायरस हमने देखा था, विषाणु देखा था ना अपन ने, विषाणु लास्ट में। जो सूक्ष्म जीव थे उन्होंने हमने क्या किया था, 4 भागों में बांटा था, जीवाणु, कवक, शैवाल और प्रोटोजोआ। उसके अन्य विषाणु है, जो वायरस है, इसके द्वारा कसरा जो रोग है वह उत्पन्न होता है। यह भी वायु के अंदर, जो वायरस हैं, वायु के अंदर ये सूक्ष्म कण इसके पाए जाते हैं या सूक्ष्म जीव ये हैं, तो उनके द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। यह रोग उत्पन्न होने के पश्चात जिस व्यक्ति को यह रोग हुआ है, तो बचाव किसके प्रकार, क्षय रोग के समान हमें इसका बचाव करते हैं। उसके बाद में देखेंगे चिकन पॉक्स। यह भी वायरस द्वारा होता है। यह वायु, इसका संचरण मतलब वायु के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करता है तथा सीधे संपर्क में आने के कारण भी होता है। मतलब सीधा डायरेक्टली भी हो सकता है, वायु बिना किसी माध्यम के भी ये रोग हमें हो सकता है। सीधे जीवाणु जो वायरस है वह हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण हमें ये चिकन पॉक्स हो सकता है। इसका बचाव के तरीके, वही रोगी से हमें नियमित दूरी बनाए रखनी चाहिए, साथ ही समय समय पर हमें टीकाकरण करवाना चाहिए। उसके बाद देखेंगे पोलियो। पोलियो के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है कि जो पोलियो है यह 5 साल की अवधि तक, जो शिशु होते हैं उनके 5 वर्ष तक की आयु तक इनके टीके लगवाए जाते हैं, ताकि क्या हो, आने वाले समय में यह जो रोग है पोलियो, जो वायरस द्वारा होता है, यह रोग ना हो। इसके कारण व्यक्ति के कई बार हम देखते हैं अंग रुक जाते हैं, जैसे हाथ पैर रुक जाते हैं, किसी प्रकार से कोई अंग है वो कार्य करना बंद कर देता है, या फिर उसे जैसे उसकी सोचने समझने की शक्ति में कमी आ जाती है। तो इस प्रकार के रोग पोलियो रोग है। इसके अंतर्गत यह भी वायरस द्वारा ही होता है, विषाणु द्वारा यह रोग होता है। यह वायु में जब हम श्वास लेते हैं तो इसके अंदर जो वायरस हैं, वायु के अंदर जो वायरस हैं, वह हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करने पर यह रोग हमें आ सकता है। तथा जल,
जो पेय पदार्थ हम जल जो काम में ले रहे हैं उसके अंदर भी वायरस हो सकते हैं, विषाणु हो सकते हैं, जिन्हें ग्रहण करने पर पोलियो रोग हमें उत्पन्न हो सकता है। इसका बचाव भी दूरी बनाए रखें मतलब रोगी से, तथा टीकाकरण करवाएं मतलब टीके लगवाएं। हैजा जीवाणु द्वारा होता है। पेयजल एवं असंतुलित भोजन के ग्रहण करने से, असंतुलित का मतलब जो अब खाने योग्य नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना सुबह का खाना शाम को खाएं, फिर शाम का खाना सुबह को खाएं, तो वो क्या है, असंतुलित भोजन है। मतलब उसे लंबे समय तक जो भोजन रखा रहता है, या वो बिना ढका हुआ भोजन हो, जिस पर जो मक्खियां हैं, जो घरेलू मक्खियां हैं वो बैठ जाती है, तो कीचड़ में जाकर आती है, उनके रोगाणु वहां पर छूट जाते हैं, जिसके कारण वो भोजन क्या होता है, दूषित हो जाता है। तथा जल में लंबे समय तक जल को हम जो पेयजल है जिसे हम पीने के काम में लेते हैं, तो वह ढका हुआ नहीं रहता है, तथा वह लंबे समय तक वहां पर सुरक्षित रहता है। लंबे समय तक उसे हम एकत्रित करते हैं और उसे हम पीने योग्य जल के अंदर काम में ले लेते हैं, तो उसके अंदर उत्पन्न जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण हैजा रोग हमें हो सकता है। जो इसके बचाव के जो तरीके हैं वह है स्वच्छता, मतलब शरीर की साफ सफाई, नियमित रूप से नहाना धोना, ब्रश करना, अच्छे कपड़े शुद्ध कपड़े पहनना, ये क्या है, नियमित स्वच्छता है। शुद्ध जल मतलब जो पेयजल हम काम में ले रहे हैं वो शुद्ध जल ले, मतलब उबला हुआ जल, उसे पहले गर्म कर लें और गर्म करने के बाद उसे पुनः ठंडा कर दें, और ठंडा करने के बाद उसे हम पीने के काम में लें। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, जो जल है, जो पेयजल है, उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं वह मृत हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के पश्चात वह जल पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। तथा हमेशा पका हुआ भोजन ग्रहण करें, पूर्ण रूप से पका हुआ भोजन ही हमें ग्रहण करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कच्ची रोटी खा लेते हैं, मतलब पूर्ण रूप से पका हुआ भोजन नहीं होता है, तो उससे क्या हो जाती है, हमारे शरीर में हैजा, कब्ज सी होने लगती है पेट में, तो वो क्या है, इसके कारण क्या हो जाता है, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारी हमें होती है। तथा समय समय पर टीकाकरण मतलब उपचार करवाएं, टीके लगवाएं। उसके बाद में देखेंगे टाइफाइड। टाइफाइड के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। टाइफाइड पीलिया जो रोग है यह भी जीवाणु द्वारा होता है, तथा यह जल के माध्यम से, मतलब ये जीवाणु जल के अंदर पाए जाते हैं। जो टाइफाइड है मुख्य रूप से किससे होता है, जल के, जो हम पेय पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं, पेयजल जो हम ग्रहण कर रहे हैं, उसके अंदर जीवाणु उत्पन्न हो जाते हैं और वो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिसके कारण हमें टाइफाइड हो जाता है। इसके लिए भी हमें नियमित अपने शरीर की स्वच्छता बनाए रखनी होती है, तथा शुद्ध पेयजल का उपयोग करना है, तथा पका हुआ भोजन तथा समय समय पर टीका करवाना चाहिए। उसके बाद में देखेंगे हेपेटाइटिस ए। यह भी वायरस द्वारा, वायरस कौन, विषाणु द्वारा, विषाणु या वायरस द्वारा ये रोग होता है। यह वायरस जल के अंदर उपस्थित होते हैं, जो कि हम जल ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने पर यह वायरस जल के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसके द्वारा ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने पर किसमें, शरीर में चले जाते हैं, और शरीर में जाने के पश्चात हमें हेपेटाइटिस एक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए हमें क्या करें, उबले हुए पेयजल का प्रयोग करें। मतलब जैसे क्या करें अपन, पहले हमने देखा कि जो शुद्ध जल है, जो हमने शुद्ध जल बनाया है, अशुद्ध जल को शुद्ध जल किया है, तो इसके अंदर क्या करते हैं अपन, इसे उबालते हैं, जल को लेते हैं, और जल को लेने के पश्चात उसे उबालते हैं, और उबालने पर इसमें उपस्थित क्या होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो हमारे शत्रु हैं, वह नष्ट हो जाते हैं, और नष्ट होने के पश्चात उसे पुनः ठंडा कर देते हैं, और ठंडा करने के बाद उसे हम वापस पुनः प्रयोग में ले लेते हैं। तो इस प्रकार हम हेपेटाइटिस ए रोग से बच सकते हैं। उसके बाद में समय समय पर टीकाकरण, मतलब समय समय पर टीके लगवाने चाहिए। उसके बाद में है मलेरिया। मलेरिया हमने देखा है, अधिकांशतः हमारे आसपास के क्षेत्रों में मलेरिया जो रोग था पहले, जो बहुत ही भारी मात्रा में लोगों को हुआ है, तो उसके अंदर प्रोटोजोआ जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा यह रोग हुआ है, जो कि मच्छर के अंदर कौन, मादा, जब ये शरीर के अंदर डंक लगाती है या शरीर के ऊपर बैठती है, तो इसके अंदर से
एक विशेष प्रकार के हानिकारक पदार्थ शरीर के अंदर छोड़े जाते हैं, जिसके कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो इसके बचाव के लिए हमें क्या करें, मच्छरदानी का उपयोग करें। जब हम सोएं तो जहां पर हम सो रहे हैं तो हमारे चारों ओर क्या करें अपन, मच्छरदानी, जिससे मच्छरों के अंदर प्रवेश को रोका जा सकता है, उससे ढके रहें, उसका प्रयोग हम करें। तथा कीटनाशक का प्रयोग करें, मतलब जो हमारे आसपास में जो जल एकत्रित है उसके अंदर जब लंबे समय तक वहां पर एकत्रित रहता है तो उसके अंदर छोटे छोटे अनेक सूक्ष्म जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनके अंदर मच्छर, मक्खी, अनेक प्रकार के छोटे जीव होते हैं। तो उनको नष्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए, जिससे वहां पर मच्छर, मक्खी उत्पन्न नहीं हो। उसके बाद में जल का निकास, मतलब एक जगह पर जल को एकत्रित नहीं होने देना चाहिए, निरंतर जल का बहाव होना चाहिए, आगे की ओर बहता रहे, जिससे क्या हो, वहां पर गंदगी या कूड़ा कचरा इकट्ठा न हो, जिससे सूक्ष्म जीव उत्पन्न न हो। तो इस प्रकार हम मलेरिया रोग से बच सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जंतुओं में रोगकारक जीवाणु। जो जंतु हैं उनके अंदर भी सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। तो जो जीवाणु हैं उनके अंदर एंथ्रेक्स जो जीवाणु है, इसके द्वारा जंतुओं के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं। जो सन 1876 में रॉबर्ट कोच ने बेसिलस एंथ्रेस नामक जीवाणु की खोज की, जिसके द्वारा जंतुओं में खुरपका और मुंहपका, कौन सा, खुरपका और मुंहपका रोग उत्पन्न होता है। जिसके अंदर जब खुरपका और मुंहपका जो रोग होता है, इसके अंदर जब खुर पक जाते हैं, मतलब ये अधिकतर बरसात के दिनों में होते हैं। वर्षा के दिनों में अधिकतर ये रोग जंतुओं में ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। तो इसके अंदर क्या है, खुर के अंदर पक जाता है, मतलब जैसे अपने मवाद सी हो जाती है, और पकने पर उसमें क्या हो जाती है, लटें लग जाती है, मतलब कीड़े लग जाते हैं। और वो कीड़े के द्वारा क्या होता है, वो पैर क्या होता है उसका कट जाता है पूर्ण रूप से। धीरे धीरे यदि उसका लंबे समय तक यदि ऐसा ही रहा और उसका उपचार नहीं हुआ तो वो क्या है, उसका पैर पूरा खराब हो सकता है, मतलब वो अंग नष्ट हो सकता है। इसी प्रकार मुंह के अंदर भी क्या होते हैं, जबड़े के ऊपर जो मुंह है उसके जबड़े के अंदर जो बाहरी जो त्वचा है, मुख की जो बाहरी त्वचा है, उस पर जैसे अपने आसपास में देखा होगा गिठान सी हो जाती है, मतलब बहुत ही कड़ा कड़ा हो जाता है, और वहां पर मवाद सी हो जाती है और कीड़े वहां पर लग जाते हैं। इस प्रकार जंतुओं के अंदर भी सूक्ष्म जीवों द्वारा रोग उत्पन्न होते हैं। उसके बाद में देखेंगे पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव। जो पेड़ पौधे हैं उनके अंदर भी छोटे जो सूक्ष्म जीव हैं उनके द्वारा रोग उत्पन्न किए जाते हैं। जैसे हमने देखा है गेहूं, चावल, गन्ना, नींबू, भिंडी जैसे अनेक जो पौधे हैं, इनके अंदर जीवाणु, वायरस, कवक द्वारा अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। हमने देखा कि जो गन्ने की जो फसल है, जब हम गन्ना लगाते हैं तो गन्ना जब उत्पन्न होता है तो उसके अंदर क्या होता है, जो बीज का जो भाग है उसके अंदर जब हम उसे तोड़ते हैं तो वहां पर क्या होता है, पीला पीला सा हो जाता है, पीला पीला पदार्थ निकलना प्रारंभ होता है, लाल लाल सा पदार्थ वहां पर निकलना प्रारंभ हो जाता है। तो वो क्या है, वह सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग है। इसी प्रकार जड़ों के अंदर दीमक लग जाती है तो वह भी क्या है, मृदा द्वारा, तथा वहां पर जो रासायनिक पदार्थ हैं वह कम मात्रा में होने के कारण, उर्वरक कम होने के कारण उसके अंदर वह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो कुछ जो पादप है उनके अंदर विशेष प्रकार से होने वाले जो रोग है उनको हम देखते हैं। तो पहला है पादप में के अंदर, पहला है नींबू। नींबू के अंदर केकर रोग जीवाणु द्वारा होता है। जीवाणु मतलब जो वायु के संपर्क में आने से होता है। ये जीवाणु वायु के अंदर मिल जाते हैं और वायु के अंदर मिलने के कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो रोग होता है इसके अंदर जब नींबू के जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, सिकुड़ जाते हैं, बिल्कुल ही सिकुड़ जाते हैं, और उनका जो हरापन है वो नष्ट हो जाता है, मतलब उनके अंदर पर्णहरित होता है, वो पर्णहरित बिल्कुल नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार गेहूं के अंदर रस्टर कवक द्वारा ये रोग होता है। कवक, फंजाई तो क्या होते हैं, ऊपर की ओर परत जम जाती है, जिसके कारण ये रोग होता है। और ये भी किसके द्वारा, वायु के द्वारा तथा बीजों के माध्यम से, मतलब बीजों के अंदर भी होता है। जिसके अंदर जो बीज बनता है तो उसके अंदर क्या होती है, बाली पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, या फिर जो पौधा है वह मुरझा जाता है। उसके बाद में भिंडी में पित्त,
मतलब भिंडी के अंदर जो अंदर का जो भाग होता है या जो उसकी पत्तियां होती है उन पर छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं तथा उनके जो अंदर का जो भाग है उसके अंदर लार बनना बंद हो जाती है, जिससे जो उसका फल का जो निर्माण है वो पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। यह भी वायरस द्वारा, वायरस किसके द्वारा, विषाणु, मतलब वायरस या विषाणु जो कि एक कीट के माध्यम से होता है। कीटों के माध्यम से जो सूक्ष्म जीव हैं उनके माध्यम से ये रोग होता है। मतलब एक कीट जब एक पौधे पर बैठता है तो उस पर बैठने के पश्चात जब वो रोगग्रस्त पेड़ पर बैठता है या पौधे पर बैठता है तो बैठने पर वह जब अन्य किसी स्वस्थ पौधे पर जाकर बैठता है तो वहां पर वह उस पौधे से वो वायरस अन्य पौधे तक पहुंचा देता है, जिसके कारण वह रोगग्रस्त हो जाता है।